हेलो एवरीवन, कल हमने क्लास एंड कर दी थी। लास्ट हमने पढ़ा था सेक्शन 44 डबल ए बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मेंटेनेंस। आज हम क्लास के अंदर बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ सेक्शन 44 ए बी। सेक्शन 44 ए बी, दैट इज अ कंपल्सरी ऑडिट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। किसकी बात हो रही है? कंपल्सरी ऑडिट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब तुम बोलोगे शायद तुमने कंपनी लो तो पढ़ी रखा है, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको पता होगा सर, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डू स्टैट्यूटरी ऑडिट बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो अलग है, तो कंपनी के लिए ऑडिट की जरूरी होता है और कुछ लोगों को भी ऑडिट करानी होती है और जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको ऑडिट नहीं करानी होती। तो आपको ऑडिट करानी नहीं करानी वो अलग बात है। इनकम टैक्स बोलता है कि लिमिट बना दी हमने, ये लिमिट यदि आपकी क्रॉस होगी तो जो भी पर्सन है, चाहे इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, उसको क्या करनी होगी? टैक्स ऑडिट करानी होगी। तो कंपनी वाली ऑडिट की बात नहीं हो रही है, वो जो कंपनी वाली ऑडिट होती है वो तो कंपनी की होती है। उसके अलावा आपको टैक्स के पर्पज के लिए क्या करानी होगी? टैक्स ऑडिट भी करवानी पड़ेगी अंडर सेक्शन 44 ए बी। तो जो मैंने कल लिमिट बात की थी उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कल अपन ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, वन इज द स्पेसिफाइड प्रोफेशन, अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन कौन बेटा? तो जल्दी से देखना, स्पेसिफाइड प्रोफेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मेंटेन करने होते हैं जब उनकी ग्रॉस रिसिप्ट इज मोर देन 1। स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मेंटेन करने पड़ते हैं, जो कल पढ़ाया था 44 डबल ए के अंदर। कितना अमाउंट? 1,50,000 रुपीज की ग्रॉस रिसिप्ट से ज्यादा हो इन ऑल द 3 प्रीवियस ईयर्स, 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। तो जो 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स के अंदर यदि उनकी ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख रुपए से ज्यादा हो, यही है ना? वो तो किसके लिए था? अकाउंट्स मेंटेनेंस के लिए था। आज जो हम बात कर रहे हैं वो ऑडिट के लिए है। तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट तभी आएगी जब आपका रिसिप्ट या टर्नओवर ज्यादा होगा। क्या होगा? कल अपन ने बात करी 1.5 लाख से ऊपर। 1.5 लाख से ऊपर क्या करना पड़ेगा? अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। तो 1.5 लाख रुपए की रिसिप्ट के ऊपर आपको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यदि आपकी ग्रॉस रिसिप्ट इज मोर देन ₹50 लाख, सर कौन से प्रीवियस ईयर का देखा जाएगा? ये करंट प्रीवियस ईयर का ही देखा जाएगा, क्योंकि ऑडिट बाद में होती है। ऑडिट और अकाउंट साथ में मेंटेन करने पड़ते हैं, और जब अकाउंट साथ में मेंटेन करने होते हैं तो करंट ईयर में करंट ईयर का नहीं देख सकता। लॉजिक दे रहा हूं बेटा मैं, कि कैसे बनाता हूं, मैं कैसे याद रखूं बेटा। मुझे अकाउंट, जैसे मेरा भी प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो गया है 26 27 फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं, ऐसे ही 1 अप्रैल आ गया ना, 1 अप्रैल 2026। तो प्रीवियस ईयर 26 27 में तुम्हें अकाउंट्स मेंटेन करने, तो आप करंट ईयर का टर्नओवर थोड़ी देख सकते हो, आप करंट ईयर की रिसिप्ट थोड़ी देखोगे, तो आप क्या देखोगे? ऑडिट जो होती है ना, ऑडिट साथ में नहीं चलती, ऑडिट चलती है ईयर एंड होने के बाद। इसलिए जो करंट ईयर की बात हो रही है उस करंट ईयर के टर्नओवर रिसिप्ट को आप देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस है, समझ में आई बात? तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूँ? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ। तो जिस प्रीवियस ईयर की आपको ऑडिट करानी है, यदि उस प्रीवियस ईयर के अंदर यदि जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन है उनकी ग्रॉस रिसिप्ट इज मोर देन ₹50 लाख। याद हो गया बेटा? प्यारी बच्ची तुम बताओगी स्पेसिफाइड प्रोफेशन में क्या आता है? सेकंड बेंच, डॉक्टर्स आ गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गए, कंपनी सेक्रेटरी आ गया, ऑडिटर आ रही है, अपना एडवोकेट आ गया, ये अपना इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्ट, ये सब अपने आ गए, इंजीनियर्स। समझ में आ गई बात? इन केस ऑफ स्पेसिफाइड प्रोफेशन, इन केस ऑफ स्पेसिफाइड प्रोफेशन, इफ ग्रॉस रिसिप्ट इज मोर देन ₹50 lakhs इन द प्रीवियस ईयर, आपको क्या करना पड़ेगा? ऑडिट करवानी पड़ेगी। इन केस ऑफ बिजनेस अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, आपको ऑडिट तभी करानी होगी जब आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट इज मोर देन ₹1 करोड़। क्या बेटा? कितनी लिमिट है? स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए लिमिट है 50 लाख की, और जो बिजनेसमैन है उनके लिए लिमिट है 1 करोड़ की। बिजनेसमैन के लिए कितनी लिमिट है? 1 करोड़ की। बिजनेसमैन के लिए क्या लिमिट है? 1 करोड़ की। याद हो गया? और वही करंट प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग वाला नहीं। यहाँ पे भी समझने के लिए चिन्मय ट्यूटोरियल से पूरे राज ओपन नहीं करूंगा, चिन्मय ट्यूटोरियल से। सर चिन्मय ट्यूटोरियल को ऑडिट करवानी नहीं करानी, क्योंकि बिजनेस कर रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बिजनेस के फॉर्म में ही होती है। तो यदि मेरी रिसिप्ट, अभी मैंने क्या बोले, दोनों वर्ड बोले,
हम टर्नओवर ऑडिट नहीं बोलते, हम बोलते हैं रिसिप्ट। हम क्या बोलते हैं? और वही कपड़े बेचने वाले क्या बोलते हैं? टर्नओवर। तो रिसिप्ट बोलो या टर्नओवर बोलो, तो यदि आपकी टर्नओवर या रिसिप्ट यदि मोर देन ₹1 करोड़, तो जो प्रीवियस ईयर भी गया है 25-26, तो प्रीवियस ईयर 25-26 में यदि मेरी टोटल टर्नओवर यदि 1 करोड़ से ज्यादा हुई, तो देन मुझे प्रीवियस ईयर 25-26 से क्या करनी पड़ेगी? ऑडिट करवानी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट यहां पे क्या कहती है? एक लॉजिकल बात बोलती है, यदि आपका जो पूरा का पूरा जो बिजनेस है, यदि पूरा का पूरा जो बिजनेस है, यदि वो बिजनेस यदि आपका किस में हो रहा है? ऐसे बहुत सारे बिजनेस में क्या होता है आपको पता है? केस होता ही नहीं है। यस और नो? वो क्या करते हैं? 100% ऑनलाइन पेमेंट होता है। क्या होता है? ऑनलाइन का मतलब समझ में आ गया? अकाउंट पे ही चेक हो गया, आपका ईसीएस हो गया, आपका यूपीआई हो गया, आपका एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, मतलब आप पेमेंट केस में लेते ही नहीं हो। आपका पूरा पेमेंट किस में? छोटा मोटा 1-2% हो, 5% हो, चलेगा। तो गवर्नमेंट बोलती है कि भैया 1 करोड़ की लिमिट नहीं है, बिजनेसमैन को राहत दे रही है, आपको ऑडिट करानी नहीं पड़ेगी। आपको ऑडिट तभी करानी पड़ेगी जब आपका टर्नओवर या रिसिप्ट का अमाउंट कितना होगा? 10 करोड़ से ज्यादा होगा। वेरी लॉजिकल। नॉर्मली बिजनेसमैन को ऑडिट करानी पड़ती है यदि उनकी टर्नओवर रिसिप्ट 1 करोड़ से ज्यादा हो। क्या बोला मैंने? जो आपका प्रीवियस ईयर है, यदि आपकी प्रीवियस ईयर में, बोलो मेरे साथ, यदि आपकी प्रीवियस ईयर में टर्नओवर या रिसिप्ट 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। लेकिन वो बिजनेसमैन जिनका काम पूरा ऑनलाइन में होता है या रिसिप्ट केस होती भी है, केस रिसिप्ट या केस पेमेंट 5% तक की होती है, तो इग्नोर। तो देन आपकी 1 करोड़ की लिमिट कितनी हो जाएगी? 10 करोड़ हो जाएगी। क्या? ऑडिट के पर्पज के लिए, ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब जिनका केस रिसिप्ट और केस पेमेंट बहुत कम है। सर कितना है? यदि केस रिसिप्ट आउट ऑफ टोटल रिसिप्ट इज अप टू 5% ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मेरा कितनी केस रिसिप्ट है बेटा? कितना है केस रिसिप्ट? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिखोगे वो भी बता देता हूं मैं। केस रिसिप्ट लेस देन और इक्वल टू, मतलब अप टू 5%। किसका 5%? प्यारी बच्ची, दिमाग है ए। तो टोटल रिसिप्ट में क्या क्या आता है? केस प्लस चेक। केस प्लस चेक, चेक मतलब ऑनलाइन। तो केस प्लस चेक करके टोटल जितनी भी आपकी रिसिप्ट आ रही है, यदि वो रिसिप्ट और आपकी जो केस रिसिप्ट है वो कितनी है? 5% ही है। तो यदि केस रिसिप्ट अप टू 5% ऑफ द टोटल रिसिप्ट एंड केस पेमेंट कितना है बेटा? अप टू 5% ऑफ टोटल पेमेंट। तो जो 1 करोड़ की जो लिमिट होती है ऑडिट की, वो 1 करोड़ की जगह कितना लिमिट देखा जाएगा? 10 करोड़ देखा जाएगा। अब समझ में आया मैंने क्या कहा? नॉर्मली बिजनेसमैन को ऑडिट कब करानी पड़ती है? जब उनकी टर्नओवर रिसिप्ट, जब उनकी टर्नओवर रिसिप्ट 1 करोड़ से ज्यादा हो प्रीवियस ईयर में। लेकिन ये 1 करोड़ की लिमिट 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ कंसिडर करनी है। ये 10 करोड़ कब कंसिडर करनी है? जब उनकी कैश रिसिप्ट up to 5% of total receipt as well as the case payment up to the 5% of total payments। तो देन ये 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ देखा जाएगा। और 10 करोड़ तक यदि आपकी रिसिप्ट होती है, टर्नओवर होती है, तब तो आपको ऑडिट नहीं करानी, अदरवाइज आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। समझ में आगे मैंने क्या कहा? गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोई डाउट नहीं है किसी को भी? एग्जाम्पल दूं या समझ में आ गया? समझने के लिए कि आपको अप्लाई करना आता है नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल केस रिसिप्ट है आपकी 5 लाख और आपकी फॉर एग्जाम्पल चेक रिसिप्ट है 85 लाख। तो अपन कैसे निकालेंगे? तो अपन चेक करेंगे कि जो केस रिसिप्ट है वो कितनी है। तो केस रिसिप्ट कितनी है बेटा? 5 लाख डिवाइडेड बाय 90। टोटल रिसिप्ट कितनी है? 90। 5 केस एंड 85 चेक।
तो गलती से डिवाइडेड बाय 85 मत कर देना, क्योंकि 85 ओनली चेक है, आपको किसका निकालना है, टोटल रिसिप्ट का निकालना है। तो आप क्या करोगे, 90 लाख इंटू 100, कितना परसेंट आया ये, 5.5। तो ये केस रिसिप्ट कितनी बेटा, 5% से ज्यादा है। तो इसका मतलब कितनी लिमिट कंसिडर की जाएगी, 1 करोड़ वाली, 10 करोड़ नहीं। समझ में आ गई बात। और यहाँ तो 1 करोड़ ही है, तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। और यदि यहाँ पे 1 करोड़ की जगह टोटल रिसिप्ट, क्योंकि ये टोटल रिसिप्ट कितनी है, 90 तो है यहाँ पे, यदि टोटल रिसिप्ट आपकी कितनी होती, 1.2 करोड़ होती, तो आपको ऑडिट करानी कैसे भी कर लो। लेकिन आपको तो ये देखना है कि एक्चुअली जो आपकी केस रिसिप्ट है वो ज्यादा है, तो वैसे भी कर लो, बात वही है। 90 का 5% कितना आता है, कर 450, और आपकी केस रिसिप्ट नहीं है, बात तो वही पड़ेगी, कैसे कर लो। बोल रहे हैं मार्केट में जाते हो, कान ऐसे घुमा, मतलब कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, तो वही है। तो मैथमेटिक्स वाला पार्ट, लेकिन लॉजिक रूल क्या है, रूल नहीं बदलता। यदि केस रिसिप्ट अप टू 5% ऑफ केस नहीं, अप टू 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट, एंड केस पेमेंट अप टू 5% ऑफ टोटल पेमेंट, तो देन जो लिमिट 1 करोड़ की वो क्या हो जाएगी, 10 करोड़, अदरवाइज लिमिट 1 करोड़ ही रहेगी। सर मजा नहीं है, तो इसको समझाने के लिए एक और एग्जांपल ले देता हूं, एग्जांपल से कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिससे कि आप कभी भी इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है आजकल एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पढ़ लिया आपने। फॉर एग्जाम्पल केस रिसिप्ट है आपकी 8 लाख, केस रिसिप्ट है आपकी 8 लाख, और चेक रिसिप्ट है 94,000, सॉरी 94 लाख रुपीज। तो बताओ क्या करेंगे अपन, केस रिसिप्ट कितनी हो गई आपकी परसेंटेज में, 8 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 2 लाख इंटू 100, कोई बताएगा कितना आया परसेंटेज में ये, आवाज नहीं आ रही। तो केस रिसिप्ट आपकी कितनी है, मोर देन 5%, तो लिमिट कितनी होगी, 1 करोड़। तो ऑडिट करानी है क्या यहाँ पे, करानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी टोटल जो आपकी रिसिप्ट है वो कितनी है, 1 करोड़ 2 लाख। तो और 1 करोड़ से ज्यादा हो गया, लिमिट कितनी लेंगे अपन, 1 करोड़ की। क्यों, क्योंकि आपकी केस रिसिप्ट 5% से ज्यादा है, या तो केस रिसिप्ट 5% से ज्यादा हो, और सेम ही आप किसके लिए अप्लाई करोगे, पेमेंट के लिए भी। तो मैं एक करके बता रहा हूं आपको, दोनों चेक करने होते हैं। क्या चेक करने होते हैं, दोनों अप टू होने चाहिए, केस रिसिप्ट भी और केस पेमेंट भी, दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है। मैंने समझाने के लिए रिसिप्ट के एग्जांपल दे दिए, जिससे कि आपको समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करना है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो 1 करोड़ की लिमिट 10 करोड़ तभी होगी जब केस रिसिप्ट भी 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट, एज वेल एज केस पेमेंट भी कितना हो बेटा, 5% ऑफ द टोटल पेमेंट। इसका मतलब आपका काम पूरा चेक में हो रहा है, तो ज्यादा लफड़ा नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है ज्यादा लफड़ा नहीं है, ज्यादा ऑडिट मत करो। तो देन ऑडिट आपको तभी करानी पड़ेगी जब आपका टर्नओवर रिसिप्ट 10 करोड़ से ज्यादा। आई थिंक क्लियर। मैंने कल भी आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि ये पॉइंट मैं आपको आगे बताऊंगा, 44AA में भी मैंने कहा था लिंक करूंगा ना, और 44AB में भी आपको आगे लिंक कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ये वाला पॉइंट अपन आगे पढ़ेंगे। ए और बी आपको समझ में आ गए। सेक्शन 44AB, सेक्शन 44AB कंपल्सरी ऑडिट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये क्लियर हो गया। ऑडिट कब करानी पड़ेगी बेटा, यदि प्रीवियस ईयर में, क्या बेटा, प्रीवियस ईयर में स्पेसिफाइड प्रोफेशन के केस में यदि आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा हो, और बिजनेस के केस में टर्नओवर और रिसिप्ट 1 करोड़ से ज्यादा हो, 1 करोड़ की लिमिट आपकी 10 करोड़ भी हो जाती है यदि कंडीशन फुलफिल हो जाए तो, राइट। सर ये ऑडिट मुझे करवानी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ये जो प्रैक्टिस में होगा, तो सीएन प्रैक्टिस मुझे ऑडिट करके रिपोर्ट कब तक दे देगा, मुझे कब तक ऑडिट करवानी होगी, कब तक ऑडिट हो जानी चाहिए। प्रीवियस ईयर एंड होने के बाद जो आपका असेसमेंट ईयर आता है, तो असेसमेंट ईयर में आपको आईटीआर फाइल करनी होती है। तो आईटीआर फाइल करने की जो भी ड्यू डेट होती है, मैंने कल बताई थी आपको 31 जुलाई और 31 अक्टूबर।
तो जो 31 अक्टूबर यहाँ पे आपकी अप्लाई होती है, तो 31 अक्टूबर तक आपको क्या करनी होगी, आईटीआर फाइल करनी होगी। कब तक करनी होगी, तो जब आपको आईटीआर फाइल करने की जो ड्यू डेट है 31 अक्टूबर, उससे कम से कम 1 महीने पहले, तो 1 महीने पहले मतलब 30 सितंबर तक आपको क्या करना होगा, ऑडिट करवानी होगी। जैसे प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर 25-26 की ऑडिट कब तक होगी, प्रीवियस ईयर एंड होने के बाद। तो प्रीवियस ईयर एंड होने के बाद प्रीवियस ईयर की आप ऑडिट कराओगे कब तक, 30 सितंबर 2026 तक। तो जो आपका प्रीवियस ईयर 25-26 है, उसकी ऑडिट कब तक हो जानी चाहिए, 30 सितंबर 2026 तक आपकी ऑडिट हो जानी चाहिए। ऑडिटर से रिपोर्ट ले लो, क्योंकि उसकी आईटीआर फाइल करने के लिए आपको 1 महीना चाहिए होगा ऑडिट रिपोर्ट के बाद, इसलिए क्योंकि आपको रिटर्न कब तक फाइल करनी है, 31 अक्टूबर। तो ये कैसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, फॉलोइंग पर्सन, कौन से पर्सन, वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन जिनका रिसिप्ट प्रीवियस ईयर में 50 लाख से ज्यादा है, वो बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर रिसिप्ट 1 करोड़ से ज्यादा है, और कुछ कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो 10 करोड़ से ज्यादा है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट फर्निश करनी पड़ेगी। आपको ऑडिट रिपोर्ट कब तक फर्निश करनी पड़ेगी, कब तक आपके अकाउंट्स ऑडिट हो जाने चाहिए, 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग दी आईटीआर अंडर सेक्शन 139(1). और 139(1) के अंदर यहाँ पे आईटीआर कब तक फाइल हो जानी चाहिए, 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर से 1 महीने पहले मतलब 30 सितंबर। इससे अपन डायरेक्टली क्या बोल देते हैं, 30 सितंबर भी बोल देते हैं। समझ में आ गई बात। इन द फॉर्म नंबर 3CA, 3CB और 3CD में 31 अक्टूबर ऐसे डिसाइड होता है कि जिनको टैक्स ऑडिट करानी होती है उनके लिए 31 अक्टूबर है, जिनको टैक्स ऑडिट नहीं होती उनकी 31 जुलाई है। इसे मैंने 31 जुलाई एक बार बोला, बार बार नहीं बोला, बार बार मैंने क्या बोला, 31 अक्टूबर, क्योंकि ऑडिट करवानी है। तो ऑडिट करवानी है तो आपको आईटीआर कब तक फाइल करनी है, 31 जुलाई नहीं, आपको आईटीआर कब तक फाइल करनी है, 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर से 1 महीने पहले क्या हो गया, इसे अपन डायरेक्टली क्या बोल देते हैं, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि ऑडिट कब तक फाइल हो जानी चाहिए, ऑडिट हो जानी चाहिए 30 सितंबर तक, मतलब ऑडिट हो जानी चाहिए, इसका मतलब ऑडिट कंप्लीट हो जाए और सीए से रिपोर्ट ले लो आप, क्योंकि इसको आपको फर्निश करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। तो ऑडिट लेके मतलब ऑडिट हो गई, क्या प्रूफ होगा, ऑडिट होने का प्रूफ ये होगा कि ऑडिट जो ऑडिट हो चुकी है, तो ऑडिटर ने जो रिपोर्ट दी होगी ना, वो रिपोर्ट आपको क्या करनी होगी, 30 सितंबर तक फाइल करनी होगी, और आईटीआर फाइल करनी होगी 31 अक्टूबर तक। ऑडिट करवा के ऑडिट रिपोर्ट आपको डिपार्टमेंट को फाइल करनी पड़ेगी 30 सितंबर तक, 1 महीने पहले, 1 मंथ बिफोर, 1 मंथ बिफोर। इतना समझ में आ गया, तो आगे बढ़ूं कि अपन ने पहले ही बोला था, चेक और डिमांड ड्राफ्ट विच इज नॉट द अकाउंट पे ही शैल बी ट्रीटेड एज, ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं बहुत बार। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेक्शन 44 क्या आगे आएगी बात। तो सेक्शन 44AB एप्लीकेबल नहीं होता उन पर्सन के ऊपर जो सेक्शन 44AD या 44ADA के अंदर अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं, ये पॉइंट आपके समझ में आ जाएंगे, सारे राज ओपन हो जाएंगे। पेनल्टी अंडर सेक्शन 271B, किस बात की पेनल्टी, भैया बताया ना तेरे को कि यदि आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हो, फिर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं स्पेसिफाइड प्रोफेशन में आऊंगा या बिजनेस में आऊंगा, बिजनेस में, क्योंकि मैं तो कोचिंग कर रहा हूँ ना, प्रैक्टिस थोड़ी कर रहा हूँ। मुझे लगा था तुम ऐसी गलती कर सकते हो, ऐसे पूछ लिया मैंने। मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है, बिजनेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट, बिजनेस। आई एम नॉट डूइंग स्पेसिफाइड प्रोफेशन। स्पेसिफाइड प्रोफेशन होता है यदि मैं सीए की प्रैक्टिस कर रहा होता, या मैं सीएस की प्रैक्टिस कर रहा होता, या मैं डॉक्टर का काम कर रहा होता, या आर्किटेक्ट का काम कर रहा होता। लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, नहीं समझ में नहीं बात। तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन के केस में 50 लाख की लिमिट देखी जाती है, और बिजनेसमैन के केस में 1 करोड़ की लिमिट देखी जाती है। तो उनको क्या करनी होती है, 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी होती है। राइट एवरीवन। और यदि आपने ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर तक फर्निश नहीं की तो बायो तू तो गयो, पेनल्टी लगेगी। सर पेनल्टी कितनी होगी अंडर सेक्शन 271B। तो 271B क्या बोलता है कि 0.5%, कितना परसेंट, 50% नहीं, 0.5 मतलब 1 का भी आधा,
तो 0.5% ऑफ टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट और 1.5 लाख रुपया विच एवर इज लोअर। ये याद कर लेना, एक नंबर में आ सकता है, क्योंकि आप लोगों ने बड़े बड़े केसेस होंगे, तो बहुत सारी बातें होगी, फिर लास्ट में एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि भैया इसको ऑडिट करवानी थी, एक नंबर का ये आ गया। यदि इसने ऑडिट रिपोर्ट यदि फर्निश नहीं की तो क्या कोई पेनल्टी वाली बात आएगी? यदि आपने ऑडिट रिपोर्ट यदि 30 सितंबर तक यदि फर्निश नहीं की तो आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होगी, जो भी आपकी टर्नओवर रिसिप्ट है उसका 0.5% और 1.5 लाख रुपया विच एवर इज लोअर। 44AA के अंदर कितनी पेनल्टी थी? 25,000 रुपीज। और 44AB के अंदर टैक्स ऑडिट यदि आपने नहीं कराई 30 सितंबर तक, यदि आपने ऑडिट रिपोर्ट यदि फर्निश नहीं की तो पेनल्टी कितनी होगी? 0.5%। 0.5% ऑफ टर्नओवर और रिसिप्ट और 1.5 लाख रुपया विच एवर इज 44AA और 44AB। 44AA स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मेंटेनेंस और 44AB टैक्स ऑडिट। इन दोनों में बार बार 3 सेक्शंस का रेफरेंस बार बार आ रहा था, दैट इज अ प्रिजम्पटिव बेसिस। प्यारी बच्ची, इनकम कैसे कैलकुलेट करते तुम बताओ बेटा, इनकम कैसे कैलकुलेट करते? हाँ, नहीं नहीं नहीं, जनरली इनकम, बिजनेस में आप इनकम कैसे कैलकुलेट करते हो? टोटल इनकम नहीं, बिजनेस में इनकम। एक बिजनेसमैन अपनी इनकम कैसे कैलकुलेट करता है? इतनी इजी इजी क्वेश्चन तो पोई वाले ही बता देगा। आप पोई वाले से पूछो कितने की इनकम है तो कैसे निकालेगा बेटा वो अपनी इनकम? वो बोलेगा भैया आपने कितनी, एक प्लेट कितने की? 20 रुपए की। तो एक दिन में 100 रुपए की प्लेट, 100 प्लेटें 1000 प्लेटें बिक जाती है, तो 2000 रुपए। मैं कितने का पोहा लाया, मैं कितने का पोहा लाया, मैं कितने की वो टमाटर लेके आया, मैं कितने का नींबू लेके आया, मैं कितने का ये लेके आया, मैं कितने का ये ले आया, पुलिस वाले को कितना खिलाया, जो भी किया उसने, मतलब खर्चे माइनस कर दो लीगल। फिर क्या बोलेगा भैया 50 रुपए की इनकम। इनकम ऐसे निकलती है ना, तो इनकम कैसे निकलती है? रिसिप्ट में से एक्सपेंसेस माइनस करके। तो नॉर्मली आप इनकम ऐसे कंप्यूट करते हो, यस और नो? हेलो, 3 सेक्शन 44AD 44ADA, इधर इधर 44AD 44ADA और 44AE, इधर इधर 3 सेक्शन कौन कौन से? 44AD 44ADA और 44AE। इन 3 सेक्शंस के अंदर तुम चाहो तो तुम्हारा काम हल्का कर देते हैं। तो मैंने तुम चाहो तो धंधे वाले इधर आओ, तुम्हारा काम हल्का कर देते हैं। इनकम वो नहीं है जो खर्चे के बाद आएगी, तुम चाहो तो जो बता रहे हैं वो इनकम बता दो, तो क्या मिलेगा? लड्डू। कौन सा लड्डू? 44AA के अंदर अकाउंट्स नहीं मेंटेन करने पड़ेंगे और 44AD के अंदर 44AB के अंदर टैक्स ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी। समझ में आई? क्या समझ में आया? यस, जितना हम तेरे को बोलते हैं उतना तो इनकम मान लेगा, जितना हम तेरे को बोलते हैं उतना इनकम मान लेगा, तो तेरे को 2 फायदे मिलेंगे, ना तो अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी, ना ही टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। ये प्रिजम्पटिव बेसिस के फायदे होते हैं। किसके फायदे होते हैं? प्रिजम्पटिव। प्रिजम्पटिव मतलब प्रिज्यूम्ड, भूल दिया ना ये इनकम है तो इनकम है, इस इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स कैसे निकालते हो आपको ऑलरेडी पता। यदि आप इंडिविजुअल हो तो सेलिब्रिटी एप्लीकेबल होगा, पार्टनरशिप हम हो तो 30% टैक्स लगेगा, और कंपनी है तो वही 30%। डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी का देख लेना। समझ में आ गई बात? अब स्टार्ट करें अपन, क्या पढ़ने वाले अपन? प्रिजम्पटिव बेसिस। प्रिजम्पटिव बेसिस के अंदर 3 सेक्शंस याद करने हैं सबको, और ये हर बच्चे को याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इस पर जितने स्टार लगाने लगा दो। 44AD 44ADA और 44AE। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने में आ रहा है एवरीवन? या जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट। सेक्शन 44AD, सेक्शन 44AD सर किसके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होता है? ये एप्लीकेबल होता है ओनली ऑन द एलिजिबल एसएससी, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ और रेजिडेंट फर्म एक्सक्लूडिंग एलएलपी। आपको याद होगा फर्म का मतलब एलएलपी होता है इनकम टैक्स। साइलेंट में जब भी मैं फर्म की बात करता हूं तो पार्टनरशिप फर्म भी उसमें इंक्लूड होता है, एलएलपी भी उसमें इंक्लूड होता है, बट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 44
एडी। बेटा इधर सेक्शन 44 एडी क्या बोलता है कि ये जो प्रोविजन है, कौन से प्रोविजन, 44 एडी के, तो 44 एडी के प्रोविजन किन किन के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ, रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म बट नॉट रेजिडेंट एलएलपी। जिन्होंने सेक्शन 10AA, जिन्होंने सेक्शन 10AA के अंदर डिडक्शन क्लेम किया हो या 80 IA से लेके 80 RRB का डिडक्शन क्लेम किया नहीं हो, क्लेम नहीं किया, दिस इज अ इंपॉर्टेंट कंडीशन। प्यारे बच्चे, सेक्शन 10AA क्या है, किसी को पता है? सेक्शन 10AA क्या है? एसजेड याद आया? एसजेड की इनकम क्या होती है? 100% एग्जेम्प्ट होती है स्टार्टिंग में 5 इयर्स के अंदर, रिलेटेड टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स। 10AA, वापस से बोलता हूं, ये जो प्रोविजन है 44 एडी के, किन के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, रेजिडेंट इंडिविजुअल, बोलो मेरे साथ, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट पार्टनर, रेजिडेंट एचयूएफ और रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म बट नॉट रेजिडेंट एलएलपी। लेकिन ये प्रोविजन उनके ऊपर तभी एप्लीकेबल होंगे जब उन्होंने 10AA, 80 IA और 80 RRB के डिडक्शंस क्लेम नहीं किए हो। 10AA और 80 IA से लेके 80 RRB के डिडक्शन क्लेम नहीं किए हो। ये प्रोविजन क्या कहते हैं, यदि आपका टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट, क्या बेटा, क्या बात कर रहे थे अपन, यदि आपका टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रीवियस ईयर अप टू ₹2 करोड़, किसकी बात हो रही है? सेक्शन 44 एडी। सेक्शन 44 एडी ये बोलता है कि यदि आप बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और आप कौन हो, या तो इंडिविजुअल रेजिडेंट या रेजिडेंट एचयूएफ या रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म, नहीं, ये पार्टनरशिप फर्म क्लियर बोलता हूँ कि एलएलपी नहीं है, क्योंकि जनरली फर्म के अंदर पार्टनरशिप फर्म एलएलपी दोनों को इंक्लूड करते हैं, बट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 44 एडी यहाँ पे रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है, एलएलपी की बात नहीं हो रही है। यदि प्रीवियस ईयर में आपका जो भी टर्नओवर और रिसिप्ट है वो कितना है, लेस देन और इक्वल टू, मतलब अप टू ₹2 करोड़ है, तो दैट क्या आपकी जो बिजनेस इनकम है, क्या है बिजनेस इनकम, पीसीपीपी वाला चैप्टर पढ़ा ना, पर इतने से पढ़ रहे हैं, तो ये क्या था, तो इतने सारे पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं कि ये जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं सेक्शन 30 से लेके 36 में लफड़े और है। कौन कौन से लफड़े, कि यदि आपने स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट किया तो अनरीजनेबल डिसअलाउ हो जाएगा, ये डिसअलाउ हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। यदि आप 44 एडी में आना चाहते हो तो पहली बार आपका टर्नओवर रिसिप्ट 2 करोड़ तक हो, और ये 2 करोड़ के जो भी बिजनेसमैन है उनको किसी लफड़े में आने की जरूरत ही नहीं है। जितनी भी आपकी टर्नओवर रिसिप्ट है उसका 8% अपनी इनकम मान, कितना परसेंट, बस दैट्स इट, वेरी सिंपल। नहीं आया समझ में, तो कुछ समझना ही नहीं था, कुछ नहीं आया, तो समझना क्या था इसमें, मैंने क्या बोला, इनकम ऐसे नहीं निकलती, इनकम निकलती एक्सपेंसेस माइनस करके, तो हमने ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, ऑप्शन दिया है बिजनेसमैन के लिए कि यदि आपका टर्नओवर रिसिप्ट का अमाउंट यदि प्रीवियस ईयर में 2 करोड़ रुपए, यदि आपका टर्नओवर रिसिप्ट का अमाउंट यदि प्रीवियस ईयर में 2 करोड़ रुपए है, तो जो रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ और रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म है वो चाहे तो 44 एडी ऑप्ट कर सकते हैं। और 44 एडी में क्या फायदा होगा, ये फायदा होगा कि जितनी भी आपकी टर्नओवर रिसिप्ट है वो 8% आपकी इनकम मानी जाएगी, ओनली 8%, मतलब एक तरीके से आप बोलो तो 92% खर्चे मान रहे हैं, कितना परसेंट, 92% खर्चे मान रहे हैं, 8% भी कमा लो तो बहुत बड़ी बात है। बिजनेस में प्रॉफिट होता ही कहाँ है, और आज के जमाने में आपको पता है खर्चे कितने, और नाम पे खर्चे भैया, जो बिजनेस करते हैं उनको पता है हर जगह पेमेंट देना पड़ता है,
मार्केटिंग के नाम से अलग, एडवर्टाइजमेंट के नाम से अलग, एडमिनिस्ट्रेटिव का अलग, इसका अलग, उसका अलग, बहुत सारे खर्चे। यदि आप बिजनेस कर रहे हो तो खर्चों के बिना नहीं होता, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है? एक्चुअली ये पॉइंट क्यों बनाया गया? ये बनाया गया छोटे बिजनेसमैन के लिए। समझो बात, किनके लिए? वो धंधे पे ध्यान दे, अकाउंट्स मेंटेन करने पे ध्यान दे। तो बोला गया है कि यदि आपकी टर्नओवर रिसिप्ट यदि ओनली 2 करोड़ है, बोलो पैसा, यदि आपकी टर्नओवर रिसिप्ट 2 करोड़ है तो एक काम करना, जो भी आपकी टर्नओवर रिसिप्ट है उसकी 8%, 8% इनकम मान लो। तो 44 डबल ए जो मैंने छुड़वाया था ना, 44 डबल ए के अंदर कोई अकाउंट्स नहीं मेंटेन करने, और 44 ए बी के अंदर भी कोई टैक्स ऑडिट। हवाई बात समझ में? ये फायदा मिलता है आपको 44 एडी में। हाँ, ये प्रीवियस ईयर का ही। तो जिस प्रीवियस ईयर के अंदर आपको टैक्स पे करना है, जैसे अपना प्रीवियस ईयर है 25-26, तो 25-26 में यदि आपकी टर्नओवर रिसिप्ट यदि 2 करोड़ है, क्या है, तो देन आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप 44 एडी ऑप्ट कर सकते हो। और 44 एडी के अंदर जो बिजनेस इनकम है वो कितनी मानी जाएगी? 8% मानी जाएगी टर्नओवर और रिसिप्ट का। तो 44 डबल ए के अंदर आपको कोई अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे, और 44 ए बी के अंदर कोई टैक्स ऑडिट भी आपको करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समझ में आया? सर क्या ये प्रोविजन सारे बिजनेस के लिए एप्लीकेबल? नो, मतलब जनरली बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन दे आर सर्टेन एक्सेप्शंस। क्या है बेटा? कुछ एक्सेप्शंस है। तो कौन कौन से बिजनेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता? जिन्होंने 44 ए ऑप्ट कर रखा हो, या एजेंसी का बिजनेस हो, क्योंकि एजेंसी के बिजनेस के अंदर इतने खर्चे नहीं होते, या कमीशन एंड ब्रोकरेज वाला बिजनेस हो, उनमें भी खर्चे नहीं होते। जैसे मुझे पहले ही कमीशन 5% मिला, अब 5% का 8% तो नहीं करूंगा, नहीं समझे? जैसे मेरा काम क्या है, मेरा काम है फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट के लिए कमीशन लेना, तो मेरे को कमीशन मिलता है कितना है? 5% मिलता है। तो टर्नओवर का 5% मेरा कमीशन है, तो मेरा कमीशन वैसे ही 2-2 हजार रुपए। अब 2,000 का 92% थोड़ी खर्चा होता है कमीशन वाले बिजनेस के अंदर। तो उनके लिए मना किया गया। किन के लिए मना किया गया है? 44 ए के लिए हमने पहले अलग बना दिया, तो क्यों अप्लाई होगा? तो 44 ए वाले बिजनेस को छोड़ के, एजेंसी वाले बिजनेस को छोड़ के, और कमीशन ब्रोकरेज वाली जो दलाली वाला बिजनेस हो ना, जैसे एग्जांपल के लिए कोई प्रॉपर्टी का दलाली करता है, तो प्रॉपर्टी का काम करने से बोलता है प्रॉपर्टी का दलाली करता है, और जो नहीं करता वो भी कॉमन सेंस लगाएगा तो समझ में रहेगा। क्या बेटा? आप प्रॉपर्टी दलाली करते हो तो आपका काम क्या होता है? कस्टमर ढूंढना, और कस्टमर को मकान बेचना, और मकान बेच के आपको 2% की दलाली मिल गई, और 2% की दलाली फॉर एग्जांपल आपका 2 लाख रुपया है, तो 2 लाख का 92% खर्चा होता है। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर खाऊंगा क्या? छोटा मोटा खर्चा हो जाता है पेट्रोल पे, लिबर वो आपने पेट्रोल जलाया, ये जलाया, वो इंपॉर्टेंट है, इतना थोड़ी खर्चा होता है। तो यहाँ पे इसलिए मना किया गया, रीजन समझ में आ गया? तो 44 एडी बोलो मेरे साथ, 44 एडी सारे बिजनेस के लिए, कुछ बिजनेस के लिए मना किया गया जिनके लिए अलग से 44 ए बनाया हुआ है, उनके लिए अप्लाई नहीं होगा, एजेंसी के बिजनेस के लिए अप्लाई नहीं होगा, और कमीशन एंड ब्रोकरेज बिजनेस के लिए भी 44 एडी अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा आप कोई भी धंधा करो, चाहे जूते का धंधा करो, एसी का करो, कोचिंग इंस्टीट्यूट का करो, धंधा है भाई, सब धंधा है। और यदि आपकी प्रीवियस ईयर में, बोलो मेरे साथ, यदि आपकी प्रीवियस ईयर में क्या बेटा टर्नओवर और रिसिप्ट अप टू ₹2 करोड़ है, तो देन जो भी आपका टर्नओवर और रिसिप्ट का 8% बिजनेस इनकम मानी जाएगी। लेकिन किन के लिए एप्लीकेबल है? रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ एंड रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म, नॉट एलएलपी। मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या समझ में आ गया? गवर्नमेंट ने बोला कि वक्त के साथ चीजें बदल जाती है, तो इन्होंने 2 करोड़ की लिमिट को 3 करोड़ किया, वही स्टाइल जिनके लिए अपने किया था ना अभी 44 एबी वाले ऑनलाइन वालों के लिए, तो वैसे ही वहां भी यदि आपके बिजनेस के अंदर, क्या बेटा, यदि आपके बिजनेस के अंदर जो केस रिसिप्ट है, क्या बेटा, where the amount received during the previous year in case does not exceed, मतलब up to 5% of the total turnover or gross receipt of such financial year, then 2 करोड़ की जगह लिमिट कितनी बन जाएगी? 3 करोड़ की बन जाएगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आ गया बेटा?
प्रीवियस ईयर में यदि आपकी टर्नओवर रिसिप्ट अमाउंट 2 करोड़ रुपीस है, 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ आपको चेक करना पड़ेगा 44 एडी के लिए। कब चेक करना पड़ेगा? यदि आपने प्रीवियस ईयर में जो कैश रिसिप्ट की है वो अप टू 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट, तो 2 करोड़ की जगह आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी? 3 करोड़। किसके लिए? 44 एडी के लिए। किसके लिए? ये बात समझ में आ गई? वैसे ही अब सुनना बात ध्यान से, दिस इज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि आपकी जितनी भी रिसिप्ट आ रही है, जितनी भी रिसिप्ट आ रही है, यदि वो चेक रिसिप्ट है, क्या है बेटा? यहाँ पे 5% वाला लॉजिक नहीं है। इन्होंने बोला वो लिमिट के लिए या तो 2 करोड़ या 3 करोड़ चेक कर लो, तो आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी? मैंने एक बार ऊपरी ऊपरी बताया था, कितनी इनकम मानी जाएगी? 8%। तो ये 8% पता है कौन सी वाली रिसिप्ट के लिए मानी जाएगी? जो आपका केस में रिसिप्ट हुआ है उसके लिए 8%, और जो आपका चेक रिसिप्ट हुआ है उसके लिए 6%। क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? बिजनेस इनकम। समझ में आ गई? प्रीवियस ईयर, फॉर एग्जांपल देयर इज ए पर्सन प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर 2025-2026 इसकी जो कैश रिसिप्ट है वो है फॉर एग्जांपल 30 लाख रुपीस, और इसकी जो चेक रिसिप्ट है वो है फॉर एग्जांपल 180 लाख रुपीस। अब आपको ये बताना है कि क्या ये सेक्शन 44 एडी पहले ऑप्ट कर सकता है, और यदि 44 एडी ऑप्ट कर सकता है तो इसकी इनकम कितनी होगी प्रीवियस ईयर 25-26, जो मैंने पूरा बताया उसको न्यूमेरिकली प्रूव्ड करके बता देता हूं एग्जांपल के साथ। तो पहले तो ये बताओ कि जो लिमिट आप चेक करोगे 2 करोड़ की चेक करोगे 3 करोड़ की? लिमिट ऑफ ₹3 करोड़ एप्लीकेबल। 3 करोड़ की लिमिट कब देखी जाएगी? जल्दी बताओ टर्नओवर रिसिप्ट की। इफ केस रिसिप्ट डज नॉट एक्सीड मींस इक्वल टू और लेस देन दी 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट। तो यहां पे अपनी केस रिसिप्ट कितनी है, कोई बता सकता है? 30 लाख आउट ऑफ टोटल रिसिप्ट कितनी है? 210 लाख इनटू 100 परसेंटेज में कोई बताएगा कितनी हुई है? बोलते नहीं हो, कितनी है? 14.28। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो लिमिट कितनी होगी? लिमिट ऑफ ₹2 करोड़। और यहां पे क्या है आपकी टोटल रिसिप्ट कितनी है? ग्रॉस रिसिप्ट इज मोर देन 2 करोड़, और जबकि लिमिट क्या थी ग्रॉस रिसिप्ट से कितनी होनी चाहिए? अप टू ₹2 करोड़। तो आपका आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ? सेक्शन 44 एडी नॉट एप्लीकेबल। नहीं आया समझ में बेटा? तो बताओ कि सेकंड में राइट हैंड साइड, तो बताओ कितनी बिजनेस इनकम मानी जाएगी? 6% या 8%? बीच में मत बोलो। जल्दी बोलो बेटा, किसका 8% माना जाएगा, किसका 6% माना जाएगा? जल्दी बोलो बेटा। मेड वाली बच्ची गुड मॉर्निंग, मेड से बात कर लो। हाँ तुम बताओ क्या होगा? हाँ तो केस रिसिप्ट का कितना? 8%। तो 30 लाख का 8% और 180 लाख का 6%। तुम बताओ यही होगा? फिर तुम बताओ, जो बहुत कंफ्यूज रहती है हमेशा। दोनों ही लगने चाहिए। फिर क्या लगना चाहिए? पूरा क्लियर बोलो, क्लियर बोलो। यस, मोर देन 2 करोड़। ये तो 44 एडी एप्लीकेबल ही नहीं होगा ना, कहां से आ गया 8% और 6%? तुम खुद ही बोल रहे हो नॉट एप्लीकेबल, फिर भी अप्लाई कर रहे हो। ऐसे मैंने नहीं पी है। अभी मैंने क्या बोला, टैक्स में क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। आपको प्रोविजन समझ में आ रहा है लेकिन न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है।
तो इसलिए अप्लाई करना बहुत जरूरी है। सिर्फ जानबूझ के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसे मैंने डायरेक्टली 5-6% 8% वाला नहीं कराया। पहले ये कराया कि 4480 एप्लीकेबल ही नहीं है, और यदि 4480 एप्लीकेबल ही नहीं है तो फिर क्या प्रेजेंटिव इनकम की बात करोगे, तो फिर इनकम कैसे निकालोगे? जैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बेटा, रिसिप्ट माइनस एक्सपेंसेस। तब आपका 6% 8% वाला लॉजिक अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि 4480 आप ऑप्ट ही नहीं कर सकते। 4480 का ऑप्शन सिर्फ बिजनेसमैन को मिलता है, वो भी तब मिलता है जब उनकी रिसिप्ट अप टू ₹2 करोड़। 3 करोड़ वाला ऑप्शन सिर्फ उन्हीं बिजनेसमैन के लिए मिलता है जिनका केस रिसिप्ट अप टू 5% ऑफ द टोटल रिसिप्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। नहीं आया समझ में बेटा? नहीं, इसमें पेमेंट नहीं, पॉइंट टू बी नोट, इसमें पेमेंट नहीं, इसमें सिर्फ रिसिप्ट की बात हो रही है। और बोलो, एक एग्जांपल और जरूरी है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। प्रीवियस ईयर, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका सेक्शन 4480 है वो तभी एप्लीकेबल होगा जब रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा, रेजिडेंट एचएफ होगा, रेजिडेंट पार्टनरशिप होगा। ये भी ध्यान रखना है आपको। प्रीवियस ईयर 25-26 केस रिसिप्ट्स, और चेक का मतलब वो बियरर चेक नहीं है, मैं चेक बोल रहा हूँ, इसका मतलब अकाउंट पे ही चेक की बात कर रहा हूँ। आप चाहो तो क्लियर लिख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं रखना। तो चेक रिसिप्ट है आपकी, फॉर एग्जांपल चेक रिसिप्ट है आपकी 5 लाख रुपीज, और चेक रिसिप्ट है 2 करोड़ 10 लाख रुपीज। तो पहली बार सेक्शन 4480 एप्लीकेबल होगा। लिमिट और ₹3 करोड़, लिमिट और ₹3 करोड़ एप्लीकेबल कब एप्लीकेबल होगा? इफ केस रिसिप्ट अप टू 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट। तो यहाँ पे केस रिसिप्ट कितनी है बेटा? 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 करोड़, 2 करोड़ 15 लाख इंटू 100। परसेंटेज बताओ कितना आया? 2.3% बराबर अप टू 5%। तो लिमिट कितनी अप्लाई होगी? 3 करोड़ की। और यहाँ पे आपका टोटल रिसिप्ट कितना है? 2 करोड़ 15 लाख डज नॉट एक्सीड 3 करोड़। तो इसका मतलब सेक्शन 4480 ऑप्ट कर सकते हो। तो असेजी में ऑप्ट, असेजी में ऑप्ट सेक्शन 4480 फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। और यदि वो 25-26 में यदि 4480 यदि ऑप्ट करता है, यदि वो प्रीवियस ईयर 25-26 में यदि सेक्शन 4480 यदि ऑप्ट करता है, तो देन बिजनेस इनकम कितनी होगी? बिजनेस इनकम होगा 6% होगा 2 करोड़ 10 लाख का, जो आपकी चेक में रिसिप्ट हुई है, अकाउंट पे ही चेक। चेक का मतलब यहाँ पे क्या है? अकाउंट पे ही चेक। और जो आपकी केस रिसिप्ट हुई है उसका 6% नहीं, उसका 8%। किसका 8%? 5 लाख रुपीज। बेटा रीजन समझ में आया? पर जितना आपने केस में रिसिप्ट किया उसका 8% मान लो, और जितना आपने चेक ऑनलाइन में रिसिप्ट किया उसका 6% आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बताओ बेटा, सबको आ गया? कॉमन सेंस है क्या? जल्दी बोलो, कॉमन सेंस है क्या? जल्दी बोलो, कॉमन सेंस है क्या? है ना? आशीष जी बोलता है मुझे इनकम ज्यादा दिखानी है। ये फॉर एग्जांपल चिन्मय ट्यूटोरियल्स मैं चाहूँ तो 4480 ऑप्ट कर सकता हूँ यदि मेरी टर्नओवर कितनी भी, तुम्हें क्यों बताऊँ? तो यदि मेरी टर्नओवर 2 करोड़ ही मान लो, या 3 करोड़ यदि पूरा पेमेंट चेक में आता है, तो क्या होगा? वो ज्यादा नहीं है। तो मैंने क्या किया? 4480 ऑप्ट कर लिया। 4480 ऑप्ट कर लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? 8% और 6% मेरी बिजनेस इनकम है। कितनी? 8% या 6%? 8% या 6% किसका? ऑफ द रिसिप्ट या टर्नओवर। ये क्या है? मेरी बिजनेस इनकम।
पता है मैं अपनी बिजनेस इनकम ज्यादा दिखाना चाहता हूँ, तो ज्यादा दिखा सकता हूँ क्या बेटा? मैं 8% और 6% से ज्यादा अपनी बिजनेस इनकम दिखाना चाहता हूँ, दिखा सकता हूँ? सेक्शन 4480 बोलता है कि आपकी बिजनेस इनकम कितनी मानी जाएगी? 8 और 6% मानी जाएगी। एसएसजी बोलता है कि मैं 4480 में तो हूँ, लेकिन 8% और 6% से ज्यादा मुझे बिजनेस इनकम दिखानी है। तो क्या मुझे 8% और 6% से ज्यादा बिजनेस इनकम दिखा सकता हूँ क्या? बोल नहीं रहे हो यार। बहुत ही अच्छी बात है भैया, टैक्स मिल रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बच्चा मुझे आके बोले सर आपकी फीस 26,000 है, सर प्लीज बुरा मत मानना, सर मैं 31 पे कर दूं क्या? सर बुरा तो नहीं मानोगे ना? 31 क्या 35 दे दे? कॉमन सेंस भी तो लगाना पड़ता है ना। गवर्नमेंट को इससे क्या प्रॉब्लम होगी? गवर्नमेंट बोलता है 8% और 6% इनकम है, एसएसजी बोलता है मैं ज्यादा दिखाऊंगा। ज्यादा क्या, पूरा टैक्स दे दे, अच्छी बात है, हमें तो टैक्स ही चाहिए। और समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आप बिजनेस इनकम ज्यादा दिखा सकते हो। आप बिजनेस इनकम, एसएसजी बोलता है मैं बिजनेस इनकम कम दिखाना चाहूं तो, अरे ऐसे कैसे दिखाएगा तू? नहीं दिखा सकता, दिखाऊंगा मैं तो दिखा दे, तो दिखा दे। जो तेरे को बेनिफिट दिए थे वो छीन लेंगे। तो तेरे को क्या बेनिफिट दिए थे? 44AA के अंदर तुझे अकाउंट्स मेंटेन करने से मना किया था ना, अब तुझे अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। 44AB के अंदर टैक्स ऑडिट के लिए मना किया था ना, अब तेरे को टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी यदि तू बिजनेस इनकम कम दिखाना चाहता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये रहा पॉइंट जो मैंने अभी समझाया आपको। इफ असेसी डिक्लेयर द इनकम एज पर सेक्शन 44AD और हायर इनकम, मतलब असेसी जो अपनी इनकम दिखा रहा है 44AD वाला, वो 44AD की इनकम दिखा रहा है या उससे ज्यादा इनकम दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि उसका टर्नओवर इसे अप टू ₹2 करोड़ 3 करोड़ है, देन असेसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट। ना तो आपको अकाउंट्स मेंटेन कराने की जरूरत है, ना आपको ऑडिट कराने की जरूरत है, ऑलरेडी बता चुका हूं। ये इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा, ये यहाँ लिखा हुआ देखो, स्पेशल केसेस। अब आई बात समझ में? असेसी क्लेमिंग द लोअर इनकम 44AB, जो मैंने पढ़ाई नहीं ना, 44AA और AB दोनों में देखो सी वाला पॉइंट, असेसी क्लेमिंग लोअर इनकम अंडर सेक्शन 44AD। तो क्या करना पड़ेगा उसको? 44AA के अंदर लिखा हुआ है अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, और 44AB के अंदर क्या लिखा हुआ है? टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी यदि उसकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा है तो। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन इन द क्लास? ना 4480 में जाना नहीं, बट आपको याद रखना है लिमिट 2 करोड़ की, 2 करोड़ की लिमिट कब 3 करोड़ बन जाती है, किन के लिए एप्लीकेबल है, और कितना प्रेजेंटली इनकम माना जाएगा? 8% और 6%। और इसमें याद क्या रखना है, जितनी आपकी कैश रिसिप्ट है उसका 8%, और जितनी चेक रिसिप्ट है उसका 6% क्या माना जाएगा? डायरेक्टली बिजनेस इनकम माना जाएगा। डायरेक्टली क्या माना जाएगा? बिजनेस इनकम माना जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट नंबर E, if assessee declare the income for any previous year as per section 44AD, क्या बेटा? ओ assessee, यदि तुम एक बार हमारे पास आ गए तो नहीं नहीं जाने देंगे तेरे को, पकड़ के रखेंगे तेरे को। ऐसा नहीं है कि कभी इच्छा की तो 4480 फिर अगले साल ना 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 ना, ऐसा नहीं रे भैया। सुन ध्यान से, लड्डू दे रहे तेरे को, लेकिन जब लड्डू देते हैं तो कंडीशन भी लगाते हैं। मेरे बच्चे को बहुत बार क्या होता है, नानी के छोड़ना होता है, दादी के छोड़ना होता है, हम लोग करते हैं।
तो जब उसे नानी के छोड़ना था बोलते मेरा चॉकलेट, फिर बोलता पापा भी दे दो, अभी नहीं, नानी की मिलेगी, फिर आना मत वापस से, चॉकलेट खाली तो बोलो पापा वही ही रुक लेना, वहीं रहे। तो 4480 का भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि अभी आपने 4480 अप्लाई किया अगले साल बोलते नहीं 4480 नहीं चाहिए मेरे को, ऐसा नहीं होगा बेटा। This is important point. If assessee declare the income as per section 4480 for any previous year and he does not declare the income, he does not declare the income as per section 4480 in any of the 5 consecutive previous year, मतलब एक बार यदि आप 4480 में आ गए तो आपको अगले 5 साल तक 4480 ही अप्लाई करना पड़ेगा। यदि एक भी 5 इयर्स में से आपने क्या किया 4480 से बाहर निकल गए, then he shall not be eligible to claim benefit of section 4480 for 5 years subsequent to the year in which assessee did not declare the income as per section 4480। क्या समझ में आया? इधर यदि आप सेक्शन 4480 में इनकम डिक्लेयर करते हो, एक बार यदि आप सेक्शन 4480 के अंदर इनकम डिक्लेयर करते हो तो आपको 4480 के आधार पे इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी, मतलब कम से कम 8%, कम से कम 6%, ये आपको रिसिप्ट का इनकम बताना ही पड़ेगा। फिर आने वाले जो 5 कॉन्सिक्यूटिव प्रीवियस ईयर्स है उनमें भी आपको 4480 के आधार पे इनकम दिखानी पड़ेगी, लेकिन इनमें से यदि किसी भी प्रीवियस ईयर में आपने क्या किया 4480 के आधार पे इनकम नहीं बताई, नहीं बताई मतलब आपने इनकम कम बता दी, तो बता दी तो बता दी, क्योंकि मैं कर सकता हूं ऐसा भी आपने बोला, क्या करना पड़ता है अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है, ऑडिट करानी पड़ती है, वो तो सही है बात, तो आपने अपनी इनकम कम बता दी। तो अब इसके बाद वाले 5 इयर्स तक 4480 नहीं मिलेगा आपको। एक बार वापस से बोलता हूं, सिंपल है, इधर सुनो, आप यदि किसी प्रीवियस ईयर में 4480 अप्लाई करते हैं, एक बार यदि आप 4480 के आधार पे इनकम डिक्लेयर करते हो तो आने वाले जो 5 कॉन्सिक्यूटिव प्रीवियस ईयर है उनमें आपको 4480 के आधार पे इनकम बतानी पड़ेगी। यदि उन 5 में से एक भी प्रीवियस ईयर में आपने क्या किया 4480 के आधार पे इनकम नहीं बताई तो क्या होगा, जिस प्रीवियस ईयर के अंदर आपने ये बीच कर दिया 5 इयर्स में से, उस ईयर से 5 इयर्स तक आपको 4480 ऑप्ट नहीं करना। ये जो मैंने बोला माइंड में रखो, फिर लैंग्वेज पर सब पढ़ेंगे साथ में। पॉइंट नंबर ई, इफ assessee डिक्लेयर, ध्यान से पढ़ना एवरीवन, इफ assessee डिक्लेयर द इनकम फॉर एनी प्रीवियस ईयर एज पर सेक्शन 4480 प्रिजम्पटिव बेसिस पर 6%, 8% यदि आप अपनी इनकम डिक्लेयर करते हो एंड ही डज नॉट डिक्लेयर द इनकम एज पर सेक्शन 4480 इन एनी ऑफ द 5 कॉन्सिक्यूटिव प्रीवियस ईयर्स, क्या बताओ, एक बार आपने 4480 के आधार पे इनकम डिक्लेयर की तो आने वाले 5 साल आपको क्या करना था 4480 के आधार पे बताना था, लेकिन आने वाले 5 में से किसी भी ईयर में क्या बेटा आपने 4480 के आधार पे इनकम डिक्लेयर नहीं की तो नॉट एलिजिबल, क्या लिखा है, नॉट एलिजिबल टू क्लेम बेनिफिट ऑफ सेक्शन 4480 फॉर 5 ईयर सब्सिक्वेंट टू द ईयर। कौन सा ईयर, जिस ईयर के अंदर आपने अपनी इनकम को कम डिक्लेयर किया है, अपनी इनकम को 4480 के आधार पे डिक्लेयर नहीं किया है। समझ में आ गई बात बेटा? वापस से बोलो, यस, जिस ईयर में 5 साल तक आपको इनकम 4480 के आधार पे दिखानी थी, तो जिस ईयर में आपने 4480 के अंदर इनकम दिखाई नहीं तो नहीं दिखाई, तो नहीं दिखाई। अब उसके आने वाले 5 साल तक आपको याद रखना पड़ेगा कि 4480 आपको नहीं मिल सकता, 4480 ऑप्ट नहीं कर सकता। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? इसमें एक लाइन ऐड कर दो,
कोई भी नोट लिख के भैया जब 92% आपका वैसे उड़ा दिया, आपके रिसिप्ट और टर्नओवर का कितना परसेंट? 8% या 6% हमने इनकम मानी, इसका मतलब कोई एक्सपेंसेस का रिडक्शन। अब आप बोलोगे मैं एम्प्लॉइज को सैलरी भी देता हूँ, भैया 92% किस बात का आया? जैसे फॉर एग्जांपल चिन्मय ट्यूटोरियल्स है, तो चिन्मय ट्यूटोरियल्स की फॉर एग्जांपल 1.5 करोड़ की टर्नओवर है, तो 1.5 करोड़ का 8% मेरी इनकम है। अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं फैकल्टी को पेमेंट देता हूँ, एसी की रिपेयर कराता हूँ, तो क्या इनका रिडक्शन मिलना चाहिए? मैं पहले 92% माइनस कर दिया। तो एक लाइन लिखी हुई होनी चाहिए आपके पास, दैट इज नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 से लेके 38। तो 30 से लेके 38 के अंदर जो भी आपके एक्सपेंसेस दिए हुए, उन किसी भी एक्सपेंसेस का यहाँ पे डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। अपना टाइम भी हो गया है, जितना मैंने पढ़ा है पढ़ के आना। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।